इस्लाम में बेटा बेटा स्पेसिफिक पेपर है 2022 का करने जा रहे हैं। सिलेबस में कुछ चेंजेस आई थी जिस वजह से थोड़े से कुछ क्वेश्चन इसमें शायद इंक्लूड किया उसने, एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंक्लूड किया इसने। और इससे पहले जो है फेब मार्च के पेपर में जो है पीएच कर्व का क्वेश्चन जो है इंक्लूड किया था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास प्योरिटी में कुछ पार्ट बना के दिया है, इसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए इसने और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसकी बेस के ऊपर आइडेंटिफाई करना एलिमेंट्स को फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाते हैं मेटल्स, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो वो मेटल्स ही बना सकते हैं। तो मेटल आपके पास सारे के सारे इस तरफ है। अब आपको पता है कि कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल जो है आपके पास होते हैं ग्रुप 1 वाले पूरे के पूरे, ठीक है। एंड ग्रुप 2 में आपके पास बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम आता है और फिर स्ट्रोंशियम यहाँ पे। तो आपके पास ग्रुप 1 तो पूरा होता है, लेकिन ग्रुप 2 में ये वाले सॉल्युबल होते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो एक तो बात उसने बोला कि सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, तो हमारे पास ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड जो है सॉल्युबल हैं ये वाले। और दूसरी बात उसने बोली है कि इनसॉल्युबल जो है उसका सल्फेट होना चाहिए। तो ग्रुप 1 तो पूरे का पूरा सॉल्युबल होता है, ग्रुप 1 तो नहीं चल सकता। तो इसलिए जो है आपके पास सल्फेट किसके इनसॉल्युबल होते हैं, सल्फेट आपके पास होते हैं कि ऑल सल्फेट्स सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम एंड लेड। तो आपके पास यहाँ पर इसको मैं अगर इरेज कर दूं तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कौन सा आ जाएगा जो इनसॉल्युबल हो, दैट इज बेरियम। तो आपके पास बेरियम आ जाएगा। इस लिहाज से भी कि सॉल्युबल भी आपके पास यहीं पे होते हैं, जिनके हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हाइड्रोक्साइड सारे सॉल्युबल हो गए इनके, एंड सल्फेट इसका जो है इनसॉल्युबल हो गया, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो बी इसका आंसर बन गया। इसके बाद कहा कि मोस्ट वोलेटाइल पहचाने एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, विच कंटेन एलिमेंट, जिसमें उस ग्रुप के अंदर ग्रुप कंटेन एलिमेंट्स इन ऑल 3 स्टेट्स। तो आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से ग्रुप 7 होता है। ग्रुप 7 में आपके पास यहाँ पर गैसेस भी होती हैं, ठीक है। पहली 2 गैसेस होती हैं, फिर लिक्विड होता है, फिर आपके पास सॉलिड होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे उसने बोला कि इस ग्रुप की बात कर रहा है, इसमें से मोस्ट वोलेटाइल मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, तो गैस की फॉर्म में हो, दैट इज क्लोरीन। लार्जेस्ट कैटायनिक रेडियस। अच्छा, अब जो है कैटायन की रेडियस, तो कैटायन तो आपको पता है कौन बनाएंगे, कैटायन आपके पास बनाएंगे इसी साइड से। तो कैटायन बनेंगे आपके पास अगर इस साइड से, तो इनमें से लार्जेस्ट कैटायन कौन सा होगा। देखिए इसके ऊपर नीचे की तरफ जब जाते हैं तो आपके पास साइजेस जो है वो बड़े हो जाते हैं, सही है, बड़े हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, इस पे चार्ज आएगा +2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो इसका जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उतना छोटा हो जाता है। तो आपके पास अक्रॉस द ग्रिड फिर साइज जो है इनका, इसका छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। तो अगर आपसे कहता है केटाइन का, तो केटाइन जो है आप लेफ्ट पे जाएंगे और सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका सीजियम, इसका केटाइन सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट बी आ गया इसका, कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 2 मार्क के लिए डिफाइन करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इसको जो है हम अच्छे तरीके से लिख लें ताकि हमारे मार्क लूज ना हो। तो इसमें आपको डेफिनेशन, क्योंकि आपको कहा था कि ये गेस भी है और एएस लेवल में कोई खास क्वेश्चन होते नहीं कि हम बोलेंगे ये आ जाएंगे। तो आईई जो है बहुत मतलब रेलिवेंटली एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछ रहा होता है, तो इसलिए आपको सबको आती है। एंड दैट इज एनर्जी required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms। एंड आखिरी बात आ जाएगी हमारे पास, टू प्रोड्यूस 1 mole of gaseous +1 ions। देखिए ये बात आपको मैंने समझाई थी, अभी हल्का सा रिमाइंड कराता हूँ, हो सकता है आपके साल के पेपर में आ जाए।
तो गैशियस ये और गैशियस एटम्स, ये चीज चेंज होती रहेगी, किसी भी टेम्परेचर में फिट होता रहेगा। ये फर्स्ट बोला तो आप इधर +1 कर देंगे, इधर एटम कर देंगे। अगर वो सेकंड बोलता तो फिर क्या करते, यहाँ पर आ जाता +1 गैशियस साइंस, तो यहाँ बन जाता +2। थर्ड बोलता वो थर्ड के लिए आप करते, इसको 2 कर देते, इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बस चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम। नेक्स्ट, suggest why the first IE of B is much less than A। अच्छा जी, B की कम है, क्या 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 रहा है इसके बारे में? इस पे कह रहा है कि फिगर शो कर रही है फर्स्ट IE ऑफ 6 सक्सेसिव एलिमेंट्स। अच्छा, अब ये सक्सेसिव एलिमेंट जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो एक ही ग्रुप में हो, ठीक है, वो डिफरेंट ग्रुप में भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास IE का जो डेटा आता है, इसमें जो ग्राफ होता है, आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो, जो टॉप पे आता है ना, वो ग्रुप 8 होता है। ये ग्रुप 8 है कंफर्म, नोबल गैसेस। और जो क्रस्ट पे आता है, जो सबसे कम होता है, वो ग्रुप 1 होता है। ये बात बताई थी आपको, आपके पास बहुत सारे ग्राफ बनाए थे। इस बेस के ऊपर अगर आप किसी पीरियड में जाके चेक भी करें, तो ऐसे ही हो रहा होता है कि उसमें ग्रुप 8 के बाद ग्रुप 1 आता है, सबको पता है। तो यहाँ पर जैसे कंसेक्यूटिव उसने बोल दिया, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि नियॉन है, नियॉन के बाद कौन आएगा, सोडियम आएगा। तो मसला क्या है कि नियॉन में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सोडियम में आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी 2 8, जबकि इसमें हो जाएगी 2 8 एंड 1। इसमें आपके पास 2 शेल्स हैं, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद इसमें 2 शेल्स होंगे, जबकि उसमें आपके पास ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और इसमें आपके पास 3 शेल्स होंगे। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा था, और आपको लिखना है क्योंकि आपसे मांगा है उसने। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। इसमें आपके पास जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उन पे दे आर वेरी क्लोज एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी काफी स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स है ना यहाँ पर, दैट इज स्ट्रॉन्ग। इसलिए इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज हाई एनर्जी चाहिए होगी इसमें। जबकि यहाँ पर अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि निकलता कौन सा वाला है, आउटर वाला निकलता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ना, दैट इज वीक। क्यों वीक होगी? इसमें 2 चीजें नोट करने के, एक तो शील्डिंग जो है इसमें कम है, इसमें शील्डिंग जो है 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, जो ज्यादा होगी रिपल्जन, और साइज बड़ा हो रहा है। तो इसमें दूसरी बात ये कि इसका जो हम इसकी बात करते हैं, तो हमारे पास ये क्वांटम नंबर 1 था। मैं किसी कलर से मार्क करता हूँ, ये क्वांटम नंबर 1 था, मतलब ये था आपके पास फर्स्ट शेल। 1 क्वांटम नंबर की सेकंड था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मार्क करते तो ये 1 था एंड 2 था एंड क्वांटम नंबर 3 था। तो जितना दूर हो जाएगा उतनी फोर्स वीक हो जाएगी। तो इस बात के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, इसको लिखने की कोशिश करते हैं 3 मार्क के लिए। वाई शुरू करते हैं। बी मच लेस, बी हैज larger size and more shells compared to A। एक बात हो गई। दूसरी बात, removal of electrons from high energy orbitals is easier। और क्यों होता है ऐसा, वही बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ताकि हमारे 3 मार्क कंफर्म हो जाए, ठीक है। आपको बताया था कि आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, मार्क की स्कीम किस चीज पे वो फोकस कर रहा है, तो आप इतनी जल्दी में मिसरीड की वजह से गलती ना हो जाए। तो और बताते हैं यहाँ पे कि B has more shielding than A, ठीक है। इस वजह से आई कम होती है, आपको पता है, शील्डिंग फैक्टर लास्ट भी था। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी न्यूक्लियर पुल। सो न्यूक्लियर पुल या अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स is less in B।
एंड आगे बस खत्म हो गया तकरीबन, और बस ये more energy required, more energy, sorry, less energy required. So less energy required to remove electron. तो कोशिश की कि हमारा पूरा इसमें आंसर आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास। वो कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस, राइट, एटॉमिक रेडियस सक्सेसिव एलिमेंट्स पीरियड 3 का। अब आपको मार्क कर दिया पीरियड 3, पहले पीरियड 3 नहीं बोला था, पहले बस वैसे उसने बोल दिया था, पीरियड टेबल बोल दिया उसने। ठीक है, यू कैन सी ओनली पीरियड टेबल, तो वो पीरियड नहीं था यहाँ पर। तो अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा होता है, आपको पता है, और उसकी वजह सबको साफ साफ पता है। इस तरीके से इसकी लाइन आएगी, जैसे जैसे टॉपिक नंबर बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसको समझाने की अगर कोशिश करें तो किसी पीरियड में शेल सेम रहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ लिथियम, और यहाँ पे नियॉन ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 10 है, शेल्स इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो फिर क्या होगा, होगा ये कि इसमें आपके पास ये लिथियम का न्यूक्लियस हो गया, और इस तरीके से आपके पास ये जो है इसका पहला शेल हो गया, और ये इसका दूसरा शेल हो गया। लेकिन अक्रॉस द पीरियड क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग फैक्टर सेम है, जिसकी वजह से साइज जो है इसका छोटा हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी। तो अक्रॉस द पीरियड जो है आपका साइज जो है वो, मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके जरा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अक्रॉस द पीरियड किसी भी जगह पे साइज जो है वो छोटे हो रहे होते हैं, और उसकी वजह अब आपके सामने पूरी की पूरी डिस्प्लेड है। और इसकी वजह ये थी कि आपके पास यहाँ पर थे +3 प्रोटॉन्स, जबकि यहाँ पर हैं +10 प्रोटॉन्स। शील्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे। वो क्या रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास एक था, थोड़ा चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पुल जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें न्यूक्लियर पुल कम है, और इसमें जो है न्यूक्लियर पुल जो है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से वो छोटा हो जाएगा। तो यही बात हमें लिखनी है। तो अक्रॉस द पीरियड number of protons increases, so nuclear charge or nuclear pull increases. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो नहीं लिखेंगे, मार्क जाएगा, while shells remain same, इसकी जगह पे एक और वर्ड हो सकता था कि shielding remains constant. So forces between outer electrons and nucleus increases. The nuclear pull increases, यहाँ पे लिख दें, ठीक है, तो चार्ज का जिक्र हो गया, यहाँ पे इसके पुल का जिक्र हो जाए, ठीक, thus size decreases. या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, हमने कोशिश करके फुल लिखने के ताकि हमारे मार्क्स सेव हो जाए। C60 कार्बन एंड सिलिकॉन 4K एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो बात पूछी है उसने, सिंपल टर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्राइब करना है। तो पहली बात आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, C60 है, सिर्फ 60 एटम्स हैं इसमें, और कार्बन जो है नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्डिंग होगी इसमें। तो 2 मार्क के लिए लिखना थोड़ा सा लंबी करने की कोशिश, तो हम लिखते हैं कि इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। पहली बात हो गई। इट इज अ सिंपल मॉलिक्यूल where 60 carbon atoms
कोवेलेंटली बॉन्डेड, ठीक है, और तो कुछ खास काम नहीं कर सकते, और इनके दरमियान वांडावर फोर्स होती है, तो भी हम लिख सकते हैं। सबलाइम टर्न डायरेक्टली इनटू एट 800 पे, जबकि ये 3800 पे। ऐसा क्यों है? आपको सबको पता है साफ साफ क्यों। जो आपके पास ये बकी बॉल है ना, इनका हिसाब ये है कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब आपके पास बहुत सारे होंगे तो ये सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में जो नजर आ रहे होंगे, तो पार्टिकल्स स्मॉल बॉल बेरिंग की तरह है। इनके दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स होगी इनके दरमियान? इनके दरमियान जो है फोर्स दैट इज वीक वान डेर वाल फोर्स। जबकि अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड में आपको पता है कि हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन से अटैच होगा, और फिर हर कार्बन फर्दर 4 से, और ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है इसका, जो चलता ही जाएगा, एंडलेस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये एक जायंट स्ट्रक्चर है, जबकि ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। जब इसको हीट करूंगा, इसके ये जो है आराम से सेपरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। जबकि उसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको वान डेर वाल फोर्स तोड़नी है। उसमें कौन सी फोर्स तोड़नी है आपको? उसमें आपको तोड़ना है स्ट्रॉन्ग, पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है, और फिर एक नहीं तोड़ना, बहुत सारे तोड़ने हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपको ये बात समझाई थी बारह। तो 4 मार्क के लिए लिखना है, तो कोशिश शुरू करते हैं। वाई एक्सप्लेन वाई C16 डायमंड सब्लाइम एट सच अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो पहले हम इसको C60 को फारिग करते हैं या डायमंड को फारिग करते हैं। तो डायमंड हैज जायंट molecular structure with a network of strong covalent bonds. So high amount of energy या heat required to break these bonds. अब उस तरफ चलते दूसरी तरफ, C60 has a simple molecular structure with only weak van der Waals forces, non-polar. So which can be overcome, which can easily overcome at relatively low temperature. नेक्स्ट में चलते हैं, तो हमारे पास ये कह रहा है कि C60 फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। केमिकल रिएक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन जैसी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, आपको नजर आता रहे इसलिए बता रहे हैं। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टीज होती है, सच एज दिस। अच्छा, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन जो है, इसमें सिर्फ एक वर्ड है हाइड्रो, दूसरा है कार्बन। तो कंपाउंड्स composed of या formed by carbon and hydrogen only. तो it was a quite simple, कुछ नहीं था इसमें। तो या a compound which has only 2 elements carbon and hydrogen, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड का वर्ड बहुत जरूरी था, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का वर्ड जो है वो बहुत जरूरी था कि उसमें ओनली सिर्फ यही होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि
एल्कीन है, state the test to indicate the presence of double bond between carbon alkene molecule। तो आसान सा है, एल्कीन का टेस्ट आपको पता है कि क्या होता है। तो ऐड एक्वस ब्रोमीन एंड ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा कि इट्स रेड ब्राउन कलर विल फेड या डिस्चार्ज, फेड या फिर डिस्चार्ज या फिर डीकलराइज। तो अगर उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो। नेक्स्ट में कह रहा है स्टेट द ऑब्जर्वेशन सीन व्हेन द टेस्ट B2 carried to alkene। अच्छा, तो ये इसने अलग से पूछा था, इसका अलग मार्क दे रहा है आपको, इसको उठा के इधर कर दें। तो वैसे तो करना ये चाहिए कि क्वेश्चन को पूरा रीड करना चाहिए, बार हमसे हो जाती है गलतियां, ठीक है। और तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल में एक मार्क का सेट हो गया। इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर इतने ग्राम कार्बन के लिए इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर में रखा ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। ये मार्क कर दें इस बात को कि ये जो वॉल्यूम है किसका है, हाइड्रोजन गैस का है। टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको बता रहा है, प्रेशर बता रहा है आपको, ये हिसाब किताब। और कार्बन आपने इस पर रख दिया। तो ये बात हम यहाँ पे एक एक मार्क है, आसान ही है, फिर देख लेते हैं इसका बारह। इसके बाद अगली बात कर रहा है कि हीटेड विद हाइड्रोजन दे रिएक्ट, रिएक्शन अकर्स शोन, ये हो गया। आफ्टर द रिएक्शन द कंटेनर इज अलाउड टू कूल, द प्रेशर डिक्रीज्ड दिस, ऑल कार्बन हैज रिएक्टेड, द टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, इसमें देखिए आपके पास दो चीजों से दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रही है। तो पहली बात तो आप जो है इसका नाम बन जाएगा एडिशन, क्योंकि एक प्रोडक्ट बन रही है, एडिशन रिएक्शन हो गया। दूसरी बात, मोल्स निकालने इसके, तो इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन ये रही, मोल्स निकालने ग्राम दिए में, तो ये सिंपल हो गया। मार्क देख लेते हैं, एक मार्क है तो मास अपॉन एमआर कर देते हैं, तो 0.144 और नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसका एमआर बन जाएगा 60 into 12, 60 into 12, तो आंसर आ रहा है 720। तो 0.144 डिवाइड बाय आंसर, ये आ रहा है आंसर आपके पास 2.0 10 raised to the power -4। कहीं सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं बोले हुए, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट रिएक्ट विद दिस। सो ये 3 मार्क दे रहा है। देखिए एक नॉर्मल तो होता कि मैं इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब से कर लेता, एक मार्क होता ना यहाँ पर, तो मैं लिखता कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू x मोल्स ऑफ H2। आपको पता है कि 24,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल होता है, तो उससे भी निकाल सकते थे। अभी 3 मार्क आ रहे हैं आपके पास और फिर प्रेशर वॉल्यूम को यूज करना पड़ेगा, तो अब ये बात जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया यहाँ पर। चलिए फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ इसमें। लेकिन पहले आपके पास एक कंटेनर था और उसका वॉल्यूम था कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें क्या चीज थी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस थी। मैं हाइड्रोजन गैस को ऐसे मार्क कर देता हूँ कि ये सारी क्या थी आपके पास, हाइड्रोजन गैस थी। ये हाइड्रोजन गैस है और इसका टेम्परेचर जो था आपके पास वो था 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका प्रेशर जो था, इस गैस के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो प्रेशर था आपके पास 1.0 एक्सपोनेंट 5। फिर क्या किया आपने, फिर आपने इसमें उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये रख दिया आपने इसमें क्या चीज, C60 का कुछ अमाउंट रख दी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि इसमें, तो मैं इसको कॉपी कर सकूं तो करने की कोशिश करते हैं। ये कॉपी किया इसको हमने और इधर पेस्ट कर दिया। जब रिएक्शन हो गया ना, तो उसने कहा कि सारी हाइड्रोजन रिएक्शन जब कर जाएगी, तो आपके पास जब हाइड्रोजन सारी रिएक्शन कर जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन खत्म।
आयरन कहाँ गई सारी, वो सारी की सारी इसने रिएक्शन कर लिया, वो सारी की सारी इसके साथ इधर आके लग चुकी है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया। और प्रेशर कितना हो गया आपके पास, अब ये नहीं रहा बल्कि हो गया है 2.21 एक्सपोनेंट 4। तो पहले प्रेशर ज्यादा था आपके पास, एटीएम और सॉरी पास्कल था, और अब प्रेशर आपके पास कितने पास्कल। तो असल में हुआ क्या, इस प्रेशर से मुझे क्या पता, जितने ज्यादा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब अगर प्रेशर कम हो गया तो अभी मोल्स कम हो गए, तो मोल्स कितने कम हुए हैं, जितना प्रेशर कम हुआ उतने ही मोल्स आपके यूज हुए हैं। एक्चुअली दिस वाज अ ट्रिकी थिंग हियर, जिसको आपने सोचना था कि जितना प्रेशर कम हुआ है उतने मोल्स कम हुए हैं। तो मोल्स आपके पास जो आएंगे वो कैसे पता चलेंगे आपको कि जितना इसका प्रेशर कम हुआ। तो असल में वो जो प्रेशर कम हुआ है उसी को लेके चलना है हमें। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमने लिखा कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। जब इसके मोल्स निकालूंगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट नहीं है वो टेम्परेचर, उसको भी छेड़ा हुआ उसने, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर कर देंगे PV एंड RT। तो प्रेशर जो है जितना यूज अप हुआ उसमें से आपके पास ज्यादा था और फिर जो है वो कम हो गया, तो जो एयर रह गई होगी उसमें, या चलो ऐसे बना लेता हूँ दो चार, तो उसकी वजह से प्रेशर। हमने यहाँ पे करना ये है कि इसका जो डिफरेंस है, दैट गैस एक्चुअली हैज रिएक्टेड, और उसी के हिसाब से मोल्स निकालने। तो ये वाला पार्ट इसका थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी जो है नॉर्मल था। तो हमने इसको जरा साइड पे कर देते हैं और ताकि हम वर्किंग कर सकें। तो प्रेशर मेरे पास पहला था 1.0 एक्सपोनेंट 5 माइनस 2.21, इतना रह गया आपके पास 4। लेकिन इसका जो डिफरेंस है दैट इज यूज्ड अप, राइट। अभी इतना प्रेशर तो अभी भी है ना, इतने मोल्स तो मतलब अभी भी है, इतने मोल्स पहले थे, तो ये बिफोर था और ये आफ्टर था। तो यूज कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंस। वॉल्यूम आपके पास था 100 सेंटीमीटर क्यूब था, तो आपके पास यहाँ पर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास, आर की वैल्यू डेटा बुक से 8.31 एंड टेम्परेचर जो था 20 डिग्री सेल्सियस था, जो कि कैलोरी में रिपोर्ट करना होता है। तो 273 इसमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 293। तो ये आपके पास मार्क आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली वर्किंग नहीं की तो मेरे ख्याल में उसका 1 मार्क कटना चाहिए, बाकी जो है मिल जाना चाहिए। तो इतना भी ट्रिकी नहीं हो रहा था, प्रेशर में से कोई एक उठा के लिख देते तो तब भी हो जाता 12। तो ये हो गया 1 एक्सपोनेंट 5 माइनस 2.21 एक्सपोनेंट 4, 1 एक्सपोनेंट 5 माइनस 2.21 एक्सपोनेंट 4। ये आ गया मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 एक्सपोनेंट -6 से, तो मेरे पास आ गया 779 एंड अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 8.31 इनटू 293। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3.199 एंड एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो बार बार जब भी वैल्यू निकाले देखिए कि सिग्निफिकेंट का वर्ड नहीं यूज किया उसने, नहीं किया तो फिर जाने दे, ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 3 से कम कोशिश करेंगे ना हो। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, तो हमसे कह रहा है कि आप जो है यूज योर आंसर टू सी पार्ट 2 एंड 3, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्स। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इफ यू आर अनएबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, इसका मतलब जब भी कभी ऐसी चीज आती है इसका मतलब वो पार्ट ट्रिकी था, उसको पता है कि बच्चे बहुत सारे इसको सही नहीं कर सकते, और वो एक नई वैल्यू दे देता ताकि अगला पार्ट आपका आसान हो जाए। बहरहाल हमने तो निकाल लिया था। इस फार्मूला को और से देख लें क्या कहना चाह रहा है। देखिए सी का नंबर 60 है और हाइड्रोजन का 2 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सी है 60 एंड हाइड्रोजन है 2। ठीक हो गया, उसके साथ एक्स की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करना। आपके पास इसके मोल्स कितने थे, इसके C60 के जो मोल्स थे वो आपने निकाले, इधर किधर गए, तो दैट इज 0.0002, 2 10⁻⁴ था।
जबकि इसके मोल्स कितने हैं आपके पास? इसके हैं आपके पास, ये बन जाएंगे, चलो 32 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.0032 मेरे ख्याल में, -3 है ना, वही लिख देते हैं जो था, दैट वाज 3.199 एक्सपोनेंट -3 था। इनमें से छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो छोटी वैल्यू में से जो आ रही है दैट इज यही है छोटी वैल्यू, इसको भी डिवाइड कर देंगे इससे 0.002 से, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, उसका आंसर देखिए कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 0.0002, इसका आंसर आ रहा है 15.99 विच इज अप्रोक्सीमेशन में 16। अच्छा जी, निकालना क्या है, मोनिक फॉर्मूला निकालना। अच्छा जी, तो C60 वाला तो एक ही हो गया एंड H2 ये हो गया, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 से तो इसका नंबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 16 से तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा C60 ही रहेगा, जबकि वो बन जाएगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड दिस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, हमने भी लिख दिया Mg2Si, HCl का फार्मूला ये है, उससे बन गया है SiH4, एक बता रहा है ये, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला सबको आता होगा MgCl2। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं इसमें, इसको 4 कर देता हूँ, देखते हैं बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 4 H पूरे हो गए, और मैग्नीशियम यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, बस ठीक है। आप इसके बोला स्टेट सिंबल भी लगाओ, बोला मजबूर किया आपको, तो आप भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, फिर लगाते हैं। सॉलिड लिखा है इसको, अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी। इसको लिखा डाइल्यूट एक्वस, इसको तो आप एक्वस कर दो। गैशियस दिस, इसको गैस कर दें, और सोल्यूशन हमने ये आपको पता है कि सॉल्युबल सॉल्ट है, लगा दिया स्टेट सिंबल। अब वो कह रहा है कि SiH4 की शेप प्रिडिक्ट करें। देखिए यहाँ पे उसने शुरू में एक बात बोली थी कि Si कहाँ गया, Si एंड सिलिकॉन बिलोंग टू सेम ग्रुप, मतलब जैसा सी ये होगा ऐसा ही ये भी होगा, वैसे भी दिखा सकते ग्रुप 4 का ही था। तो ग्रुप 4 का अगर है तो इसके अराउंड जो है 4 लोन पेयर आ रहे हैं, और सॉरी 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो 4 में एंगल कितना हो जाता है 109.5 का, और फिर जो है हम इसको कर देंगे, शेप का नाम पूछा है तो ये हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और साथ हम फॉर द सेफ साइड 109.5 का एंगल भी लिख देंगे। नेक्स्ट, कैल्शियम and its compound variety application. Calcium react readily with most of the acid. When calcium react placed in sulfuric acid, it reacts vigorously first. At short time, the layer of calcium sulfate is formed on metal. The reaction stops. The reaction stop हो गया, तो some of the calcium metal and dilute sulfuric acid remain unreacted. अच्छी बात है। इस बेस के ऊपर वो आपसे जो कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, आपने इसमें डाल दिया कैल्शियम का पीस। अच्छा, यहाँ पे था आपके पास H2SO4, फिर से रिएक्शन में होगा क्या, H2SO4 अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो क्या है कैल्शियम, सॉरी, तो आपके बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट एंड H2 गैस बनेगी। तो कह रहा है कि अ लेयर ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म ऑन दिस, तो इसके ऊपर जो एक लेयर बन गई है, एंड some of the metal and remain unreacted। उसके बाद मतलब रिएक्शन रुक गया, शुरू में रिएक्शन हो रहा था फिर रुक गया, ऐसा क्यों हुआ तो बता दें। तो ये लेयर देखनी है, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, आपको पता है कि all sulfate soluble except कैल्शियम, बैरियम एंड लेड। तो असल में जो यहाँ पर इसके ऊपर कैल्शियम सल्फेट की लेयर बनी है, वो अब इसको H2SO4 को फर्दर रिएक्शन से
प्रिवेंट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट इज insoluble. Number 1, its layer on calcium metal prevents its reaction. नहीं होना चाहिए। Calcium ethene form calcium react with this calcium. Full electronic confusion of cation of calcium ethene. इसमें आपको पता है cation इसी का होगा, Ca2 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, मतलब 2 लूज कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं आपको, तो 1s2 2s2 and 2p6 n3s2 n3p6, ये मार्क भी सकता आसान था। चार्ज ऑन केटायन मुफ्त में दे रहा है आपको, +2 है। ड्रॉ फुली डिस्प्लेड, तो आपको ख्याल करना फुली डिस्प्लेड ही हो, किसका, इथेन डायोइक एसिड। चलें इसको जरा फोकस करें, इसको जरा। ईथ का मतलब क्या होता है, ईथ का मतलब हो जाएगा 2, एन का मतलब सैचुरेटेड, 2 और सैचुरेटेड, तो 2 कार्बन लगा दी, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब वो आगे कह रहा है कि डायोइक एसिड, ओइक एसिड आपको पता है क्या होगा, मतलब ये कह रहा है कि इधर भी ओइक एसिड है और इधर भी ओइक एसिड है, तो ये बनेगा इसका फार्मूला। लेकिन हमें बनाना क्या है, डिस्प्लेट। तो डिस्प्लेट में हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पर आपको सारे के सारे बॉन्ड लाजमी शो करने हैं। ये OH नहीं करके लिख सकते, आपको O और H का बॉन्ड भी शो करना है, तो आपको ये वाक्य मिल जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम क्लोरेट यूज्ड अल्टरनेट टू सोडियम क्लोरेट इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। क्लोरेट आयन फॉर्म व्हेन कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, राइट आयनिक इक्वेशन। ये ग्रुप 7 की इक्वेशन बड़ी नॉर्मल सी हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको रटा ही मानना पड़ता है, याद करनी पड़ती हैं। तो क्या होता था, याद है अगर आपको, तो NaOH जब कोल्ड वाला होता था, उसके साथ जब Cl2 रिएक्शन करता था, तो आपके पास बन जाता था, एक बन जाता था NaCl, एक बन जाता था आपके पास सोडियम क्लोरेट मतलब ClO, और साथ बन जाता था आपके पास पानी। बैलेंसिंग का मसला रह गया, तो 2 सोडियम लगाए, 2 क्लोरीन पूरे हैं और बैलेंस हो चुकी है। अब आपको पता है कि आयनिक इक्वेशन में सोडियम तो कट जाने हैं सारे, तो बचा क्या देखते हैं फिर। तो यहाँ से 2 OH आयन, यहाँ से 1 क्लोरीन, यहाँ से Cl माइनस, वहां पर ClO के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि सोडियम हटा उससे, और ये आपके पास ये स्टेट सिंबल नॉट रिक्वायर्ड, जान छोटी हमारी। इसके बाद कह रहा है कि दिस रिएक्शन डिस्क्राइब एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन? तो टाइप ऑफ redox reaction in which same element oxidizes as well as reduces. अब उसने हमसे सिर्फ ओपन डेफिनेशन पूछी थी, कर दिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करता, ऑक्सीजन की टर्म में बात करता, तो हम उसको बता देते और कुछ। इसके बाद जो है, ये भी पार्ट आसान था आपके पास। अगले पार्ट में कह रहा है ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो हम मतलब आपने ग्रुप 7 में पक्का किया हुआ इसको, इसके ऊपर तो -1 है, इससे अगर निकालनी हो वैसे तो आपको पता है +5 ही होगी, और अगर निकालना दिखा दूंगा आपको, नेट चार्ज का आ रहा है -1, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6, इसको कर देंगे x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये -6 पार्ट पे जाके +6 हो जाएगा, तो फिर +5, वैसे आपको सबको पता है। आइडेंटिफाई 2 अदर प्रोडक्ट रिएक्शन ऑफ दिस विद कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा जी, इसका रिएक्शन करवाया, इसका रिएक्शन करवाया, हार्ड में गया जिससे भी करवाया। प्रोपेनोइक एसिड है ये, असल में हाइड्रोक्सी ग्रुप तो रिएक्शन नहीं करेगा ना कार्बोनेट से, तो कार्बोनेट से एसिड रिएक्शन करता है। तो एक तो बच जाएगा सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन किया तो ये सॉल्ट उसने बना के दे दिया आपको, दिस इज सॉल्ट। तो जब भी कार्बन से रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है, साथ बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
ये भी काफी आसान था। नेक्स्ट गौर से देख लीजिए रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है। ये आपके पास एल्डिहाइड था, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, आपने HCN ऐड किया, इन द प्रेजेंस ऑफ KCN आपको ऐड करना पड़ता है और आपको जो है हीट अंडर रिफ्लक्स भी करना पड़ता है। आगे देखते हैं क्या हुआ। अगर आगे देखें गौर से तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि CN जो है उससे ये बन गया। इसका मतलब आपके पास हाइड्रोलाइसिस हुआ है और वो भी कौन सा वाला, एसिडिक, ठीक है, जिसमें आपको चाहिए होता है डेल H और रिफ्लक्स या हीट। इसके बाद नीचे आते हैं, इन दोनों रिएक्शन को देखें अगर गौर से तो क्या हुआ। इसमें हुआ ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं हुआ इसको, ना 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 ना, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। ये जो अल्कोहल थी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल थी इससे कीटोन बन चुका है। तो ये कीटोन बन रहा है और ये एसिड बन रहा है, जिसकी वजह से करना नहीं है आपके पास, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी कंडीशन आपके पास हो जाएगी K2Cr2O7 एसिडिफाइड एंड सीधा रिफ्लक्स, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बता रहा। अच्छा जी, अब इन दोनों से इससे भी बोला कि ये बन गया। अब इसको ये अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो क्या करना होगा मुझे। ये कीटोन जो है आपके पास देखें सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब कि आपके पास यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और इसके लिए कीटोन के लिए आपसे कहा था कि आप बस कोशिश करें कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही यूज करें, बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें ताकि जो है मसला ना हो। कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कर देगा, इसके भी कर देगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। अब आपसे कह रहा है कि सुटेबल रीजन एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन 1 थ्री। चलिए 1 के लिए क्या चाहिए, 1 के लिए हमने लिख दिया है, हमें चाहिए HCN चाहिए, KCN एंड कंडीशन हो जाएगी हीट अंडर रिफ्लक्स। आपसे कह रहा है रिएक्शन नंबर 3 के लिए हम सब कुछ लिख के आ चुके हैं। 3 के लिए आपके सामने है, आपको चाहिए एसिडिफाइड K2Cr2O7 acidified and heat under reflux. On the type of reaction 2 में क्या हुआ है भाई, 2 में हाइड्रोलाइसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुआ। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अगर बेसिक करते हाइड्रोलाइसिस दोनों तरह के हो सकते हैं, अगर बेसिक करेंगे तो आपके पास जो एसिड था ये एसिड ना रहता, आपके पास इसकी जगह पे Na आके लग जाता। इसका रोल क्या है, इसका रोल तो अब सबको पता है कि इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी हो गया। नेक्स्ट 2 hydroxy propionate has a chiral center. What is meant by chiral center? क्वेश्चन तो बहुत ही है। सैचुरेटेड कार्बन, पूरी अच्छी डेफिनेशन है। सैचुरेटेड कार्बन एटम की आपको बताया था कि बहुत ऑथेंटिक विद 4 different groups. नेक्स्ट आपके पास आ गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही पूरा का पूरा इसमें देखना है क्या हो क्या रहा है। ये आपके पास एल्केन है और इसमें क्लोरीन आगे लग गया, तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल सॉल्यूशन है। खैर उसने बता भी दिया नाम, अच्छी बात हो गई जी। स्टेट एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू अकर। कंडीशन पूछिए सिर्फ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूवी लाइट, और वरना आपको Cl2 भी चाहिए तो लिख देते हैं फॉर Cl2 प्लस यूवी लाइट। अच्छा जी, इस इक्वेशन का नाम पूछा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रोपेगेशन, तो इसका नाम आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से, इसका नाम हो जाएगा इनिशिएशन। इसके बाद जो है और से देखें, प्रोपेगेशन का नाम लिख दिया उसने तो अच्छी बात होगी। रेडिकल स्टेबल मॉलिक्यूल से टकराता है, तो जो रेडिकल होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वो रेडिकल बन जाता है। तो आप देख लें कि स्टेबल जो था आपका वो रेडिकल बन चुका है, तो इसको हमने स्टेबल करना है। कैसे स्टेबल होगा, इसने जिस जगह पे डॉट आया है ना वहां से इसने H उड़ा लिया उसका, तो HCl बना होगा यहाँ।
इसके बाद गौर से देखिए, इसमें फिर स्टेबल मॉलिक्यूल है आपके पास और फिर रेडिकल है, इसका मतलब ये भी प्रोपेगेशन ही है फिर। अब इसमें ये जो स्टेबल रेडिकल था, इसने स्टेबल कर लिया अपने आप को, और जो स्टेबल था इसको अपने आप को रेडिकल बना लिया। तो फिर सब कुछ लिखा हुआ है इसमें खुद ही। चलें, इसके बाद टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? टर्मिनेशन में आपके पास रेडिकल प्लस रेडिकल मिलकर बनाते हैं। तो आपके पास एक तो ऊपर जो आपके पास रेडिकल बना के दे रहा है कि आप जो है ये वाला रेडिकल बना दें, और दूसरा आप इसके साथ रेडिकल बना दें ये वाला, तो टर्मिनेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, दोनों मिलकर बॉन्ड बना देंगे। डिड्यूस द टाइप ऑफ रिएक्शन टू। टू में आपको पता है कि वही बेबी को बेस पसंद, अल्कोहलिक वाला, तो इसका Cl और इसका H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, नाम है इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हेक्सीन, 6 कार्बन थे, 3 कार्बन का एसिड बन रहा है और डबल बॉन्ड भी था इसमें, तो किस चीज रिएक्शन करवाया होगा? तो हेक्सीन की शक्ल बनाने हैं आप, ये हेक्सीन है आपका, इसमें 3 पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ऐसी क्या चीज है जिसको प्रोपोनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया? एल्कीन के साथ। सीधा सीधा एक ही आंसर है, द रीजन एंड कंडीशन। तो आपको चाहिए, आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। ये यहाँ से कट जाएगा, आपको पता है कि 2 इसके पार्ट बनेंगे और दोनों जो है ऐसे बनेंगे इसके। ये जो है, मैं क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन 5। एक मिनट यहाँ पे हम रोकते हैं जरा थोड़ा सा। जी बेटा, क्वेश्चन ये है, एनालिटिकल टेक्निक से हमारे पास स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का है। एक कंपाउंड एक्स है, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, ओनली लिख दिया बस, ठीक है। इसका मतलब CHNO है। तो मास स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड, और उसमें जो है आपके पास 2 पीक्स जो है ग्रेटर देन 100 आ रही हैं, ठीक है, 2 ही दी है इसमें। और इस पे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि पार्ट 1 में डिमॉन्स्ट्रेट, अच्छा कह रहा है कि इट हैज 6 कार्बन। तो कार्बन निकालने के लिए आपको बताया था, आपके पास इस तरफ जब चलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, जो आपके पास लास्ट पीक आती है एम पीक होती है, उससे 1 यूनिट जो हायर होती है वो आपके पास M+1 पीक होती है। तो आपके पास ये 102 है और ये 103 है, अगर ये M है तो ये है M+1। इस बेस के ऊपर हम इसकी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हमने लिखा N इज इक्वल टू होता है 100 एंड डिवाइड बाय 1.1। और इसके लिए अगर आपको वीडियो देखनी तो आप एक वीडियो अपलोड की थी हमने, वो देख सकते हैं। इस सिलेबस में न्यू चेंज जो है आ रहा है। और इसके बाद जो है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर, बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना छोटी से M+1 से, और इसको हमने करना है M से। मतलब ये अगर बड़ा नंबर है तो M+1 की हाइट कम होती है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये छोटा नंबर है इसको M से करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, मैं लिख भी देता हूँ, चले, M+1 एंड M। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 आ गया यहाँ पर, इसकी है 6.5, जबकि नीचे मेरे पास है 1.1। इसको मल्टीप्लाई करना हमने 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 650। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 110। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 650 डिवाइड बाय 110, 5.9। तो n की वैल्यू आ रही है 5.9। नंबर ऑफ कार्बन निकालने तो अप्रोक्सीमेशन में ये 6 हो जाएगा, ठीक है जी। एक तो ये काम था, बहुत आसान सा होता है, आप अगर आंसर कर सकते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि यूज सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एक्स इंफॉर्मेशन। अच्छी बात। कार्बन आपके पास 6 हो गए, इसको मैं जरा साइड में लेके आता हूँ खींच के। देखिए कार्बन तो हो गया आपके पास 6, और इसका एमआर कहाँ है आपके पास? मास स्पेक्ट्रोमीटर से एमआर मिलता है आपको, एम पी एमआर ही तो बताती है। इसका सबका मास मिला के कितना बन रहा है? 102। अच्छा, अब 6 कार्बन का मास हो गया आपके पास 72। हाइड्रोजन का पता नहीं है, ऑक्सीजन का पता नहीं कितना, और 102 तक पहुंचते हैं।
देखिए अगर मैं एक ऑक्सीजन लगाऊं तो क्या हमारा काम बनता है? तो अगर एक ऑक्सीजन लगा दूं मैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 72 16 और ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 8। और फिर हाइड्रोजन जो है हम लगा दें इसमें कितनी 6 है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन 2n+2 मतलब 14 आ सकते हैं। तो ये आपके पास 12 और 102 बन रहा है। अगर इसको 32 कर दो ना मैं, देखिए आपके पास बन नहीं रहा, 32 करूंगा इसको तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये तो खुद ही एक्सीड कर गया किससे, 102 से ही। तो दो ऑक्सीजन तो लगा नहीं सकते, आपको ऑक्सीजन का नंबर फिक्स करना पड़ेगा इसी बेस के ऊपर। आपने इसको कर दिया 1, इसकी वजह से मास आ जाएगा 16। और जब इसको माइनस कर देंगे हम 72 + 16 88 हो गया। 88 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 40। तो यहाँ पे हमने फिर लिख दिया 40। तो हमारे पास इसका फार्मूला बन गया C6H14O। This is C6H14O। और इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। 72 + 14, 72 + 14 + 16, 10 हो तो 12 और ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब वो कह रहा है कि इसमें से एक फ्रेगमेंट निकला। अब आपको बताया था, वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने कहा था इसकी ट्राई करें आइसोमर्स बनाने की। तो आइसोमर्स आपके सामने आ जाएंगे तो फिर आपके लिए स्ट्रक्चर यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इसको गौर से अगर देखें तो इसमें जो ना ये CnH2n बना हुआ है, मैं इसको फार्मूला पे लिखूं तो ये Cn है, H2n+2 है एंड O है। तो इसका मतलब ये अल्कोहल है कंफर्म, ठीक है, या ईथर हो सकता है। ईथर आपके पास सिलेबस में नहीं है, क्यों, दोबारा देख लें। ये मेरे पास अगर 2 कार्बन थे तो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं इसमें, 6। जब इसको मैं, ये हाइड्रोजन लगा दिए मैंने सारे। अल्कोहल का जब ऑक्सीजन लेके आते हैं ना आप, तो आपका हाइड्रोजन कम नहीं होता, हाइड्रोजन उतने ही रहते हैं जितने पहले थे, एक ऑक्सीजन आ जाता है। लेकिन अगर आप कीटोन बनाते हैं तो फिर उस अगर या एल्डिहाइड बनाते हैं तो उसके पास, उसमें आपके पास ये करना पड़ता है आपको। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास सी अगर 2 था तो एच आपके पास 4 हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आपके शॉर्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इस ये 2 हाइड्रोजन आपके पास निकले होते हैं इसमें। तो इस बेस के ऊपर ये एक एल्कोहल है और ये 31 का पीस 11 निकला इसका। तो अगर इसके आइसोमर बना लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। इसका पहला आइसोमर बनाने की कोशिश करता हूँ तो आइसोमर से बहुत सारे बन सकते हैं, 6 कार्बन है तो एक हमने इस पे लगा दिया। तो अब इसमें 31 का पीस बताना है कौन सा गया होगा। अगर यहाँ से निकालूं तो 15 का पीस है, हटा दें। यहाँ से काट दूं इसको तो ये पीस जो बनेगा आपके पास 29 का बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 3 को करूंगा तो फिर भी आपके पास ये एक्सीड कर जाएगा, 42 का पीस बन जाएगा। अच्छा इस तरफ चलते हैं, ये 17 का पीस है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा ये 17 और इसके साथ इसको अगर मिला दूं तो मेरे पास बन रहा है 14। तो 17 एंड 14 मिला के कितने बन गए, 1 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 31। देखिए 31 आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 30 का पीस होता तो फिर मैं क्या करता, दूसरी ट्राई करता। दूसरी ट्राई क्या होती, मैं इसको बना देता सिकेंडी अल्कोहल, ऐसे करता। फिर क्या करता, मैं यहाँ से काटता, यहाँ से काटता और इस तरीके से अगर इसको काउंट करता तो आपके पास ये हो गया 17 और ये हो गया आपके पास 13। तो इस दोनों को मिला के आपके पास बन जाता 30 का पीस। तो ये जो है आपके पास आइसोमर बना के थोड़ी सी वर्किंग करके जरा काम आसान हो जाता है। तो इस वक्त जो मेरे पास ये बच रहा है 31 का, इसका मतलब कंफर्म हो गया CH2 एंड OH से आपके पास ये बनेगा। इसमें से मार्क्स पास कोई नहीं देने आपको, ठीक है। तो मार्क्स तो उस वक्त देगा जब इस पे आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो फिर आपको मार्क्स देगा, क्योंकि ओनली चार्ज पार्टिकल विल बी डिटेक्टेड। इस बेस के ऊपर हमारे पास इसका ये वाला पीस बन गया। और भी अगर आप इसकी कोई और आइसोमर बना के ट्राई करना चाहें तो होगा नहीं। इसका एक और आसान भी हल था, आप इसको स्टेरिक लगा दें, इसको बाद में कर लें। अगला पार्ट कर लेते हैं। अगले पार्ट में इसका IR दे दिया, ठीक है। हमने वर्कशीट पूरी डिस्कस की थी IR और मास स्पेक्ट्रोमेट्री को मिला के, तो इसी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन आने के चांसेस भी उस शीट को लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इसमें अगर गौर से देखें तो आपके पास CO की पीक तो खैर पीछे से अल्कोहल कंफर्म है मुझे,
तो यहाँ पर जो पीक होनी चाहिए थी शार्प पीक, वो है ही नहीं CO की, और OH की पीक कंफर्म है। तो ये तो आपके पास OH की पीक है, और अब जो है आपको डेटा बुक साथ देता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये OH की पीक है, और OH की पीक जो है हाइड्रोक्सी 32 से 36 के दरमियान जो आती है, ये वही पीक है। अच्छा, ये वाली पीक की अगर हम बात करें, ये CH की पीक है। CH की पीक देखें जरा, ये वाली, इसको भी हम मार्क कर देते हैं, जितने मार्क्स होंगे उसके से लिख देंगे इसको। कहाँ गया CH? CH की पीक ये हो गई। और कभी और मजबूर करे तो हमारे पास ये याद रखिएगा, अल्कोहल में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये बॉन्ड होता है, एक ये कार्बन के साथ भी तो लगा होता है ओ, ये वाला बॉन्ड भी होता है। तो इसकी पीक जो है आपके पास होती तो फिंगरप्रिंट रीजन में नहीं है, हल्की होती है। तो आपके पास ये देखें CO की जो पीक आ रही है, तो ये आपके पास एक 1000 से 13, तो आपके पास ये वाली पीक आ रही है। अब जितने मार्क्स होंगे उस लिहाज से मैं बता दूंगा इसको। एक मार्क के लिए पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन X। तो इसमें जो है अल्कोहल की बजाय जो है आप यही उठा के लिख देंगे, और वैसे भी वो कह रहा है कि हाइड्रोक्सी का वर्ड यूज करें, तो हम बता देते हैं इसमें कि ब्रॉड पीक, उसने खैर वो चीजें हटा दी यहाँ से। आपको ये दो पीक्स तो बताई थी, आपको याद होंगी। ब्रॉड पीक एट 3200 to 3650 confirms हाइड्रोक्सी। तो सात एविडेंस के लिए आप बता सकते हैं कि ये कौन सी शार्प पीक, शार्प पीक at 1040 to 1300 is due to CO कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, वैसे तो आप सब CH की पीक्स तो उसमें लागू सी बातें हर किसी में होती हैं। तो मैंने तीन पीक्स को इसमें पहचाना, एक तो मेजर थी ये वाली, ये भी मेजर थी, और आपके पास जो है एक एल्केन वाली, ये तो हर हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगी। ठीक है, तो ये दो मेन पीक्स थी जिसका हमने जिक्र कर दिया। तो इट्स एंड ऑफ पेपर। तो इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।